हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम पीएससी सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट के फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने जब ये यूनिट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे होता है और उनमें कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। उसके अंदर हमने देखो सबसे पहले देखा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का, वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर भी क्या होता है, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, जैसे हमने एंड्रोशियम और गायनोशियम बोला था। एंड्रोशियम के अंदर हमने एंथर या परागकोश की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु होते हैं वो पढ़ा था कैसे बनते हैं, उसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो कैसे बनता है। उसके बाद हमने फीमेल गैमेट पे चर्चा की थी कि जो स्त्री केसर या गायनोशियम पार्ट होता है फ्लावर का, उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है। उसके अंदर हमने बीजांड यानी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। अब उस ओव्यूल के अंदर एक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। वो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी हेडिंग डालते हैं जिसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब देखो एम्ब्रियो सैक को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश, यानी कि भ्रूण कोश का परिवर्धन। अब ये भ्रूण कोश का परिवर्तन होगा कैसे, देखते हैं। ये जो भ्रूण कोश स्ट्रक्चर होती है ये होती क्या है, ये मेल पार्ट यानी कि गायनोशियम के अंदर जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। देखो हम बीजांड की स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। ये है हमारा ओव्यूल यानी कि बीजांड, और ये है इसके अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। अब ये भ्रूण कोश है जो ये डेवलप्ड नहीं है। अब इस भ्रूण कोश को डेवलप कैसे होना है ये देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डिवाइड होते हैं, डिवीजन होते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तित यानी डेवलप्ड होता है। ठीक है, अभी एम्ब्रियो सैक को हमने ले लिया, इस पार्ट को हमने बाहर निकाल दिया एम्ब्रियो सैक के। अब देखो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, इसके अंदर होगा माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। और जब किसी भी न्यूक्लियस या किसी भी सेल्स में समसूत्री विभाजन होता है तो वो कितने पार्ट्स में बढ़ जाता है, वो 2 पार्ट्स में बन जाता है। यानी कि अब इस एक न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होने से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखो ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस अलग क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये जो विभाजन हो रहा है ये हो किसके अंदर रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ना कि सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर होता तो ये 2 सेल्स बन जाती, लेकिन ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, इसलिए हमारे पास एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। अब इन दोनों न्यूक्लियस में फिर समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन होने से ये 2 न्यूक्लियस है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 4 पार्ट्स में। यानी कि अब हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसे बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अभी 4 न्यूक्लियस हैं जो इनके अंदर वापस से कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। देखो ये जो एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में जो सारे के सारे डिवीजन होते हैं, ये सारे के सारे समसूत्री यानी कि माइटोसिस होते हैं। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट नहीं बनता है। और अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ तभी होता है जब क्या होता है, गैमेट निर्माण या गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब ये 4 न्यूक्लियस में जब समसूत्री डिवाइडेशन या डिवीजन होगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, हमारे पास 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब देखो जितने इसमें डिवीजन होने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 3 समसूत्री विभाजन होते हैं और 3 समसूत्री विभाजन से हमारे पास 8 न्यूक्लियस बन गया है। सबसे पहले एक न्यूक्लियस था, उसमें 3 समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन हुए और हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ गए। अब इस एक न्यूक्लियस स्टेज को बोलते हैं एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब देखो आगे इसमें डिवीजन तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये चेंज होंगे। ये चेंज कैसे होंगे, अब इनमें क्या बनेगी, अभी चारों के चारों न्यूक्लियस के अंदर क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी। सेल वॉल बनने के बाद ये जो 3 न्यूक्लियस है या 3 सेल्स होंगी वो इस पोल पे सेट हो जाएंगी, ये है माइक्रोपाइल पोल। और ये जो चेलाइजर एरिया है इस पे भी 3 सेल्स सेट हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो 3 सेल्स हैं यानी कि हमने 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस यहाँ पे सेट कर दिए हैं, 3 इस पोल पे 3 इस पोल पे। अब देखो बचे हमारे पास 2 न्यूक्लियस, वो होते हैं सेंटर में। अब ये 2 न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनके दोनों के ऊपर एक क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। ये हमारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कंप्लीट
कंप्लीट हो गया। अब इसको बोलते क्या है, ये सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये साइड की 2 सेल्स, इनको बोलते हैं साइनोइड सेल्स, साइनोइड सेल्स। और जिसके अंदर मिडल में जो सेल होती है ये होती है एग सेल। अब देखो एग सेल का काम क्या होता है, जो हमारा मेल गैमेट आता है, जो मेल गैमेट आता है वो आके किससे फ्यूजन करता है, इसी एग सेल के साथ फ्यूजन करता है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों सेल्स हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। इनको कंबाइंड रूप से बोलते हैं एग अपरेटस। अब इस एग अपरेटस के अंदर 2 प्रकार की सेल होती है, दो होती है साइनोइड सेल्स और एक होती है एग सेल। ठीक है, अब जो सेंटर में है इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक। देखो यहाँ हमारे पास 4 न्यूक्लियस थे, लेकिन इसमें सेल्स कितनी है, सिर्फ 7 सेल्स। तो एक न्यूक्लियस कहाँ गया, देखो ये 2 न्यूक्लियस कंबाइंड हो गए हैं और इन दोनों के ऊपर एक सेल वॉल बन गई है, यानी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो ये जो एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो सैक है हमारे पास, ये कैसा एम्ब्रियो सैक है, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक है, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो एम्ब्रियो सैक होते हैं उसके अंदर सेल्स कितनी होती हैं और न्यूक्लियस कितनी होते हैं। तो याद रखना कि 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। इस प्रकार जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल से जो हमारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट था वो कैसे हुआ वो हमने देखा। अब हमारे पास मेल गैमेट भी बन गया और फीमेल गैमेट भी बन गया है। अब देखते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब ये पॉलिनेशन होता क्या है, परागण, हिंदी में इसे बोलते हैं परागण। देखो जो मेल गैमेट यानी कि एंड्रोशियम के फ्लावर के अंदर जो क्या था, परागकोश था यानी कि एंथर था, उसके अंदर जो मेल गैमेट्स बने थे, परागकण बने थे, उन परागकणों का स्त्रीगेशन यानी कि गाइनोशियम के स्टिग्मा पे आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको बाय डायग्राम समझेंगे। परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर आना वर्तिकाग्र पर जल, वायु, कीटों या अन्य माध्यम से आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये जल, वायु और कीटों यहाँ पे क्यों लिखा, ये देखते हैं हम। देखो जो परागकण होता है वो परागकोश से वर्तिकाग्र पर आता कैसे है, वो या तो जल के माध्यम से आएगा या वायु के माध्यम से या फिर कीटों के माध्यम से। अभी परागण होता कैसे है, इसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब इसको हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। हमने उस दिन फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई थी, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये था फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम, ठीक है। अब गाइनोशियम के बाद यहाँ पे था ये हमारे पास थे दलपुंज और ये थे बाह्य दलपुंज, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास थे नेक्स्ट
ये था मेल पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, इसके अंदर था ओव्यूल, उसके अंदर था एम्ब्रियो सैक जिसकी स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, परागन कैसे होता है कि ये जो मेल है, मेल पार्ट है, ये है परागकोश, ये परागकोश है। अब इस परागकोश से क्या होगा, इस परागकोश से जो क्या है, जो हमारे पास परागकोश है, इसके अंदर क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, और जो परागकण यानी कि पोलन ग्रेन होते हैं वो इन परागकोशों के अंदर बनते हैं। इन परागकणों का इस परागकोश से मादा भाग के स्टिग्मा पे आना, स्टिग्मा पे आना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ये पार्ट है हमारा स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। अब यहाँ तक ये जो परागकण पहुंचेंगे वो किसकी हेल्प से पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे हमारे जल से, वायु से, या कीटों के माध्यम से। ठीक है, अब ये जल वायु कीटों के माध्यम से यहाँ पहुंचेंगे और यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, परागन कहलाएगी। इसी परागन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसी चीज को हम देखते हैं वापस से कि जो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, इन परागकणों का मादा भाग के वर्तिकाग्र पे आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या परागकण कहलाता है। ये परागन कितने टाइप से होता है, ये परागन 3 टाइप से होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा। ठीक है, अब ये जो परागकण होते हैं, इन पे अगर कीट बैठते हैं, इस परागकोश पे अगर कोई कीट बैठेगा या कोई इंसेक्ट बैठेगा, वो अपने साथ ये परागकणों को चिपका लेगा, और वो जब ये मादा भाग पे आके बैठेगा तो वो परागकण यहाँ छोड़ देगा। ये तो होता है कीटों द्वारा परागन। जब तेज वायु चलती है या आंधी चलती है तो इस हिसाब से जो ये परागकण होते हैं, ये यहाँ से उनके कहाँ जाते हैं, मादा भाग पे आ जाते हैं। ये होता है परागन वायु द्वारा। और जल द्वारा परागन होता है कि जब जल की बूंदें इस पे पड़ती है तो वो जल की बूंदों से जो परागकण होते हैं चिपक जाते हैं और यहाँ पे आके वो उतर जाती है स्टिग्मा पे आके। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। इस प्रकार से ये पॉलिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये पॉलिनेशन होता कितने टाइप का है वो देखते हैं। परागन, मुख्य 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऑटोगैमी, सेकंड होता है गैनिटोगैमी। अब ये ऑटोगैमी, देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है स्व, और थर्ड हमारे पास होता है जीनोगैमी। अब ये जीनोगैमी, गैटिनोगैमी और ऑटोगैमी में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोगैमी क्या होता है। ठीक है, ऑटोगैमी के बारे में पढ़ते हैं हम। ऑटोगैमी में देखो क्या होगा, किस प्रकार का परागन होगा। ये हमारे पास है दो फ्लावर्स बनाते हैं हम। सबसे पहले ये है फ्लावर का मादा भाग और ये है नर भाग। ठीक है, ये हमने मेल और फीमेल पार्ट बना लिया है किसके, फ्लावर के। अभी ना मेल और फीमेल पार्ट के अंदर क्या होगा देखो। अब जब ये मान लो ये ऑटोगैमी हो रही है, ऑटोगैमी में क्या होगा कि एक ही फ्लावर के परागकोश से जो परागकण होते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आते हैं। जब एक ही फ्लावर से जो परागकण होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोगैमी, यानी कि स्वपरागन। स्वपरागन के अंदर क्या होता है, एक ही पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आके गिरते हैं
ऑटोगैमी या स्वपरागन कहते हैं। ऑटोगैमी या स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी ऑटोगैमी। यानी इसमें क्या होगा, एक ही फ्लावर के जो परागकण है वो उसी फ्लावर के मादा भाग यानी कि स्टिग्मा पे आगे गिरेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था ऑटोगैमी के बाद था कैटोनोगैमी। एक्टिनोगैमी में क्या था, इसके अंदर देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई प्लांट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लांट है, अब इस प्लांट के अंदर क्या है, इस प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं। जब इस पुष्प के जो क्या होंगे, इस पुष्प के परागकोश से जब परागकण कहाँ जाएंगे, ये दूसरे पुष्प के परागकोश यानी कि मादा भाग यानी कि स्टिग्मा पे जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैटिनोगैमी यानी कि परपरागन। अब कैटिनोगैमी और इसमें ऑटोगैमी में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें अंदर क्या होता है कि इसमें एक ही फ्लावर के जो क्या है परागकण उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आते हैं, लेकिन कैटिनोगैमी में क्या होता है कि जो एक ही प्लांट के जो क्या है परागकण उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। इसमें फ्लावर सेम है और इसमें क्या है, इसमें प्लांट तो वही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, इसमें फ्लावर भी क्या है, सेम है। तो ये डिफरेंस होता है ऑटोगैमी और कैटिनोगैमी में। और थर्ड हमारे पास कौन सी थी, थर्ड हमारे पास थी जीनोगैमी। क्या थी, जीनोगैमी। अब जीनोगैमी में देखो क्या होता है, जीनोगैमी परपरागन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्लांट ही अलग हो जाएगा, यानी कि इसमें जो इस फ्लावर के जो परागकण है वो इसी प्लांट के किसी भी पुष्प में ना जाकर दूसरे प्लांट के किसी पुष्प पे आके गिरेंगे। ये क्या कहलाएगी, ये जो परागन है इसको बोलेंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में एक फ्लावर के जो परागकण है वो उसी फ्लावर पे ना जाकर किसी दूसरे पौधे के अन्य फ्लावर पे जाकर गिरते हैं, तो उसे बोलते हैं जीनोगैमी। अब तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया है, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ऑटोगैमी में क्या होगा, ऑटोगैमी में एक ही प्लांट के जो क्या है परागकण उसी प्लांट के मादा भाग पे आके गिरेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, ऑटोगैमी यानी कि स्वपरागन। उसके बाद है कैटिनोगैमी। कैटिनोगैमी में क्या होगा कि एक ही प्लांट के जो फ्लावर है उसमें से एक फ्लावर से परागकण उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो वो कहलाएगी कैटिनोगैमी। ठीक है, उसके बाद जीनोगैमी क्या है, जीनोगैमी में क्या होगा कि एक प्लांट के परागकण उसी प्लांट के किसी पुष्प पे ना होकर दूसरे किसी प्लांट के पुष्प पे जाकर गिरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। ये है हमारे पास ऑटोगैमी का एग्जांपल। इस टाइप से ऑटोगैमी हो रही है, ये हो रही है हमारे पास कैटिनोगैमी। और ये है हमारे पास जीनोगैमी। आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इस प्रकार ये परागन हमारा कंप्लीट हुआ। परागन कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का, ऑटोगैमी, कैटिनोगैमी, जीनोगैमी। और ये परागन के बाद होगा क्या, देखो जब इस परागकोश के जो परागकण है वो जब इस मादा भाग पे आके गिर जाएंगे, तो वो यहाँ से क्या करेंगे, एक ट्यूब बनाएंगे, परागनलिका बनाएंगे और किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, ये एंटर कर जाएंगे हमारे ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद ये क्या करेंगे कि ओव्यूल के अंदर हमने देखा था क्या होता है, एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूणकोश। अब ये भ्रूणकोश के अंदर जाएंगे, भ्रूणकोश के अंदर कौन सी संरचना होगी, कितनी सेल्स थी, 7 सेल्स थी। उसमें से हमने देखी थी जो सिलरगिड्स एगोप्टेटस था, एगोप्टेटस में 2 सेल्स थी, एक तो सिलरगिड सेल्स थी और दूसरी सेल कौन सी थी, एग सेल। अब ये जो परागकण के अंदर मेल गैमेट है वो इस ओव्यूल के अंदर जाके, एम्ब्रियो सेक के अंदर जाके जो एग सेल है, एग सेल से जुड़ जाएगा, यानी कि फ्यूजन कर लेगा, निषेचन कर लेगा। उसके साथ निषेचन होने के बाद क्या होगा कि एग सेल यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट कौन से हो गए, तो परागकण हो गया,
और एक होगी एग सेल। ये आपस में क्या कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे। फ्यूजन करने के बाद इनका निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद इनसे क्या बनेगा है, एम्ब्रियो बनेगा। और वो एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर। उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी। और उसके अंदर क्या होगा, एक भ्रूणपोष होगा। जो भ्रूणपोष क्या करेगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो है, जो आगे जाके बीज में चेंज होगा, सीड में चेंज होगा, उसको जो पोषण प्रदान करेगा वो पोषण कौन प्रदान करेगा, वो एम्ब्रियो सैक करेगा। एम्ब्रियो सैक के अंत से भोजन प्रदान करने के बाद वो जो भ्रूण है वो किसमें डेवलप्ड हो जाएगा, सीड में हो जाएगा। और इस प्रकार जो प्लांट है उनमें निषेचन की क्रिया या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने पॉलिनेशन क्या होता है वो पढ़ा, और जो एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट थी उसके बारे में पढ़ा। कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।